ट्विटर को बैन किया गया हुआ है। हम जब हुकूमत में आए हैं तो ऑलरेडी ट्विटर बैन था। ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली सबको नजर आ रहा है कि वो उसके सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही। निजकारी के हवाले से आप लोगों की क्या राय, किस किस अदारे को निजकारी करने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी इस निजकारी के ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला निजकारी अच्छे तरीके से करेंगे, सबको ऑन बोर्ड करके करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, ये बताएं कि ट्विटर को बैन किया गया हुआ है, ये पिछले एक महीना हो गया है, तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या हिकमत अमली है कि क्यों बंद किया गया है? देखिए, हम जब हुकूमत में आए हैं तो ऑलरेडी ट्विटर बैन था और कोई ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है कि वो उसके सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही और वीपीएन के जरिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम एक चार्टर करें डूज एंड डोंट्स के ऊपर कि क्या रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और बाकायदा सियासी जमातें इस पर बात करें। ख़वातीन पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं, गालम गलोच होती है, बद अखलाकी होती है, बद तहजीबी से काम लिया जाता है, शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये एक चार्टर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये चार्टर हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। मरीम इकराम के हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों ने एमएनए मुंतखब की और लिस्ट में शामिल हुई, बाद में उससे इस्तीफा ले लिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी का राइट है, पार्टी किसी को सिलेक्ट करे और पार्टी किसी को लिस्ट में डाले ना डाले। तो ये पहले किस क्राइटेरिया के तहत उसे लिस्ट में? मैं ये समझता हूँ कि कई लोग पार्टी को अप्लाई करते हैं, हर तरह के लोग अप्लाई करते हैं और हर तरह के लोगों को राइट है कि वो अप्लाई करें। निजकारी के हवाले से आप लोगों की क्या राय, किस किस अदारे को निजकारी करने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी इस निजकारी के ऊपर? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आई है वो ज़रूर आई है, बट मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला निजकारी अच्छे तरीके से करेंगे, सबको ऑन बोर्ड करके करेंगे और काफ़ी आगे तक मामला पहुँच गया, मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। कौन से अदारे आप करना चाह रहे हैं पीआईए के अलावा? पीआईए के अलावा एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, कुछ पोर्ट्स के मामला शामिल हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ ये चीज़ आगे बढ़ेगी। आप वज़ीर इत्तलात हैं, सहाफ़ियों की कई मसाइल हैं, कई सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, असद अब रिहा हुए, तो इन मसाइल को किस तरह देखिए, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ ग्राउंड लेवल का, हमेशा आप लोगों के साथ मौजूद रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सहाफ़ियों के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें। और जो यहाँ पर पंजाब हुकूमत भी फेक न्यूज़ के हवाले से एक लॉ बनाना चाहती है, क्या वफाक भी इस तरह का कोई लॉ लाना चाह रहा है कि फेक न्यूज़ के हवाले से? देखिए, फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए अगर हम आपस में तय कर लें चीज़ों को तो बेहतर है, स्टेट को ये काम ना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि जो चार्टर की मैंने बात की कि कुछ हम डूज एंड डोंट्स तय कर लें तो ये हो जाएगा, तो ये बेहतरी हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, होनी भी चाहिए, कोई इसमें मजायका नहीं है। और मैं समझता हूँ अलीमीन गंडापुर साहब आए हैं, एक मफामत का एक माहौल बना है, उन्होंने तमाम इंतखाबात में हिस्सा लिया है, वजारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा लिया है, उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया है, सदारती इंतखाब में, सेनेट में हिस्सा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला इनके साथ खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाएंगे। मोहसिन नकवी के हवाले से क्या कहेंगे? निगरान वज़ीर आला, पीसीबी चेयरमैन, अब आप लोगों की हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला, उनके पास क्या किधर सिंगी है जो हर... देखिए, मैं मोहसिन नकवी एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, एक अच्छे सहाफ़ी थे, उन्होंने एक मीडिया हाउस भी खोला, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेके आए। मैं तो उनकी बड़ी कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी काबीना में शमूलियत एक बड़ा अच्छा शुगन है, और जहाँ पे 19 रुकनी काबीना में 17 हैवी वेट शामिल हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स आए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बतौर वज़ीर दाखिला वो अच्छी तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इलेक्शन के दौरान भी मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम तो बड़े लोगों की तरफ से लगाए गए, मगर किसी को इलेक्शन वाले दिन ना पोलिंग एजेंट बैठने से रोका गया, ना किसी को पोलिंग कैंप लगाने से रोका गया। शफाफ तरीके से इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप सबके सामने है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन पर इल्ज़ाम लगाती है, वो इसलिए लगाती है कि 9 मई के वाक़यात करके उन्होंने मलबा किसी पे डालना था। अब अगर 9 मई मोहसिन नकवी साहब की वजारत आला के टेन्योर में हुआ है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, सीटीडी, बाकी महकमे क्या वो पर्चे रजिस्टर ना करते? उन पर इतराज़ आता है, बट मैं उस इतराज़ को जायज़ नहीं समझता। पे जो मुलाकातों पर बंदी लगाई है मोहसिन नकवी साहब ने लगाई है? नहीं, मोहसिन नकवी साहब का उससे क्या ताल्लुक है? मैं ये समझता हूँ कि उनसे आने से पहले वो एक रिपोर्ट जनरेट हुई थी, कुछ थ्रेट अलर्ट था कि 3 लोग पकड़े गए थे अडयाला के बाहर से, और डेरा गाजी खान जेल, मियाँ वाली जेल
और इसके अलावा अडयाला जेल, ये 3 जेलों का कुछ सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। मेरा ख्याल है वो एक आर्जी खान फेज है, साहब को शिफ्ट भी कर रहे हैं किसी और जेल में? मेरे इल्म में नहीं है, मगर खान साहब की जो कमरे ज़ेर इस्तेमाल हैं 5-6, किचन है, लॉबी है, वॉक करने के लिए, चहलकदमी के लिए जगह मिली हुई है, एक्सरसाइज वाली साइकिल है, मेन्यू खुद डिसाइड करते हैं, हफ्ते में 4 मुलाकातें होती हैं। हम जब जेल जाते थे हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते वाले दिन, और मुफ्त से मुलाकात होती थी, तो वो भी सियासी लीडर ही थे। ये अनोखे सियासी लीडर हैं जिनकी 4-4 मुलाकातें हैं और बाकायदा पूरा एक वहाँ पे सिस्टम जो है जेल के अंदर मुयसर है। नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई इतलात है कि 4 हल्के भी खुल रहे हैं, N130 के हवाले से बात हो रही है। नहीं, नवाज शरीफ साहब कहाँ जा रहे हैं? नवाज शरीफ बाहर लंदन जा रहे हैं वापस। किस वजह से? ये रूमर्स चल रही हैं, उस रूमर्स मैं तो रूमर्स पे ना जवाब देना चाहता हूँ, ना रूमर्स ही खत्म करनी है। आप भी फेक न्यूज़ को काउंटर करने में अपना किरदार अदा करें। आरिफ मलिक साहब, आप एक पेशेवराना सहाफ़ी हैं, आपका कई दहाइयों पे मुहीत एक सियासी करियर है और आप पाकिस्तान के शहर लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये फेक न्यूज़ में आप भी अगर किरदार अदा करेंगे, हम आपके साथ होंगे। और ये जो फेक न्यूज़ लंदन वाली है, ये रूमर्स पे आप सवाल ना किया करें, आप फैक्ट पे सवाल करें। आप दूसरों के लिए मिसाल बने कि हमने फैक्ट पे सवाल करना है, रूमर पे सवाल नहीं करना। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया, वज़ीर ख़ारजा बनाया। औरंगज़ेब को नेशनलिटी आप लोग कबीना ने अप्रूव की, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कराची में मुकीम थे, हबीब बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के सदर थे और उनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। और एक उनके भाई रज़ा फारूक साहब एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं, दौरान सर्विस फौत हुए थे। मैं समझता हूँ कि बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इधर ही रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है। और वो बड़े एक फर्शनास किस्म के बैंकर रहे हैं, बड़े थरो प्रोफेशनल हैं, अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे मईशत के हवाले से। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, आलमी जरीदे क्या कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चॉइस है। और डार साहब वाला फैसला भी डार साहब की मुशावरत से हुआ है। वज़ीर ख़ारजा एक बहुत अहम पोस्ट है और उस पर डार साहब का एक्सपीरियंस भी बहुत है, तजर्बा रखते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने पाकिस्तान को कई दफ़ा रिप्रेजेंट किया है, सरबराहान मुमलिकत के साथ उनकी काफ़ी डीलिंग रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ मामला बेहतर। औरंगज़ेब को कबीना ने शरीयत दोबारा पाकिस्तान की, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब वो बिल्कुल वो पाकिस्तानी शरीयत रखते हैं। कबीना ने इजाज़त नहीं दी थी, अब कबीना ने जब अब इजलास हुआ था उसके अंदर नहीं, कबीना ने किस बात की इजाज़त देनी है? फिर औरंगज़ेब की दोबारा शरीयत बहाल की। देखिए, वो शरीयत बहाल करने का जो कानूनी प्रोसेस है वो फॉलो हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।